कभी जिंदगी हमें ऐसे पल दिखाती है जो सिर्फ आंखों से नहीं, दिल से देखे जाते हैं। और यही वो कहानी है जो हमें सिखाती है कि इंसान की पहचान उसके कपड़ों से नहीं, उसके किरदार से होती है। सुबह के 11:15 का समय था। राजस्थान के एक प्रमुख शहर उदयपुर की एक बड़ी और नामी बैंक शाखा राजस्थानी ग्रामीण बैंक में चहल पहल का माहौल था। हर तरफ सूट बूट वाले ग्राहक और व्यस्त बैंक स्टाफ अपने अपने काम में जुटे थे। इसी बीच एक बुजुर्ग व्यक्ति बैंक में प्रवेश करता है। उम्र करीब 75 साल, चेहरे पर अनुभव की रेखाएं, आंखों में सादगी और हाथ में एक पुराना लिफाफा। नाम था बद्री प्रसाद मीणा। बद्री प्रसाद जी ने मामूली से धोती कुर्ते पहने हुए थे और उनकी चाल में हल्की लड़खड़ाहट थी। बैंक में घुसते ही जैसे सबकी नजरें उन पर टिक गई। कुछ लोगों ने तिरस्कार से देखा, कुछ ने हंसी उड़ाई। ऐसा लग रहा था मानो उन्होंने उस बैंक का माहौल खराब कर दिया हो। वे सीधा उस काउंटर की तरफ बढ़े जहां ग्राहक सहायता के लिए एक महिला बैठी थी। नाम था कविता रावल। बद्री प्रसाद जी ने नम्रता से कहा, बेटी, मेरे खाते से कोई लेन देन नहीं हो रहा, जरा देख तो लो, क्या परेशानी है? कविता ने बिना मुस्कुराए एक निगाह उनके कपड़ों पर डाली और बोली, बाबा, आप शायद गलत बैंक में आ गए हैं। यहां बड़े खातेदारों के अकाउंट होते हैं, आप कहीं और जाइए। बद्री प्रसाद जी ने शांत स्वर में जवाब दिया, शायद, लेकिन एक बार देख तो लो बेटी। कविता ने लिफाफा हाथ में लिया, फिर भी अनमने ढंग से बोली, ठीक है, आपको थोड़ा वेट करना होगा। और उन्हें वेटिंग एरिया की ओर भेज दिया गया। बद्री प्रसाद जी वेटिंग एरिया में एक कोने की कुर्सी पर जाकर बैठ गए। उनका चेहरा शांत था, लेकिन आंखों में एक गहरी बेचैनी छिपी थी। बैंक के अंदर मौजूद ग्राहक और कर्मचारी अब भी फुसफुसा रहे थे, कहीं से भी तो नहीं लगता कि ये आदमी इस बैंक का ग्राहक हो सकता है। जरूर कोई भिखारी होगा, लिफाफे में क्या लाया है ये? इन बातों को सुनकर किसी का भी दिल टूट सकता था, मगर बद्री प्रसाद जी ने कुछ नहीं कहा। वे बस चुपचाप बैठे रहे। उसी समय बैंक में एक युवा कर्मचारी जिसका नाम था रणदीप चौहान बद्री प्रसाद जी के पास आया। रणदीप को कुछ अजीब लगा। बुजुर्ग की आंखों में अपनापन था और उसकी चुप्पी में गरिमा। रणदीप, बाबा जी, आप कब से बैठे हो? क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं? बद्री प्रसाद जी, बेटा, मैनेजर साहब से मिलना था, कुछ परेशानी है खाते में। बेटी कविता से कहा था, पर शायद उन्हें फुर्सत नहीं मिली। रणदीप ने तुरंत जवाब दिया, कोई बात नहीं बाबा, मैं बात करता हूं। वो सीधा शाखा प्रबंधक रजनीश सिंह के केबिन में पहुंचा। रजनीश सिंह एक घमंडी और पैसे पर घमंड करने वाला इंसान था, जो सिर्फ अमीर ग्राहकों को तवज्जो देता था। रणदीप ने कहा, सर, एक बुजुर्ग ग्राहक आपसे मिलना चाहते हैं, काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। रजनीश ने चिढ़ते हुए जवाब दिया, उसे वही बैठने को कहो, ऐसे लोग बस टाइम खराब करने आते हैं, अगर जरूरी होता अपॉइंटमेंट लेकर आता। रणदीप कुछ बोलना चाहता था, लेकिन रजनीश सिंह ने उसे टाल दिया। इधर बद्री प्रसाद जी अब भी चुपचाप बैठे थे, लेकिन धैर्य अब जवाब देने लगा था। 1 घंटे से ज्यादा बीत चुका था। आखिरकार उन्होंने छड़ी उठाई और सीधे मैनेजर के केबिन की ओर बढ़े। रजनीश ने उन्हें आते देखा और दरवाजे पर आ गया। रजनीश तंज से, हाँ बाबा, अब क्या है, जल्दी बताओ, मेरे पास बहुत काम है। बद्री प्रसाद जी, बेटा, ये लिफाफा देख लो, खाते से लेन देन नहीं हो रहा है, शायद कोई गलती हो गई है। रजनीश ने लिफाफा देखे बिना कह दिया, बाबा, जब अकाउंट में पैसे नहीं होते तो यही होता है। तुम जैसे लोगों को देखकर मैं बता देता हूं, अकाउंट में 1 रुपया नहीं होगा। अब कृपा करके बाहर जाइए, टाइम बर्बाद मत करो। बद्री प्रसाद जी ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने बस लिफाफा मेज पर रखा और बोले, ठीक है बेटा, जा रहा हूं, लेकिन एक बार इस लिफाफे को जरूर देख लेना। और वो बैंक से बाहर निकल गए। बद्री प्रसाद जी बैंक से बाहर जा चुके थे, लेकिन उनके छोड़े गए लिफाफे ने जैसे पूरे बैंक की हवा बदलनी थी। बस किसी को इसका अंदाजा नहीं था। लिफाफा मैनेजर रजनीश सिंह की मेज पर वैसे ही पड़ा था। उसने एक नजर भी डालने की जरूरत नहीं समझी। मगर कुछ घंटों बाद जब बैंक थोड़ा खाली हुआ, रणदीप फिर से उस केबिन में आया।
लिफाफा देखकर उसे ख्याल आया, बाबा जी ने बहुत विश्वास से इसे रखा था, शायद वाकई कुछ जरूरी हो। उसने बिना किसी को बताए लिफाफा उठाया और ध्यान से खोलने लगा। जैसे ही उसने पहला पन्ना पढ़ा, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। दूसरे पन्ने पर पहुंचा, उसके हाथ कांपने लगे। तीसरे दस्तावेज पर तो वह हक्का बक्का रह गया। लिफाफे में था राजस्थानी ग्रामीण बैंक की शेयर होल्डिंग डिटेल्स, एक पुराना लेकिन वैध दस्तावेज जिसमें साफ लिखा था कि बद्री प्रसाद मीणा इस बैंक के 60% शेयर होल्डर है। और सबसे बड़ा झटका, एक अधिकार पत्र, पावर ऑफ अथॉरिटी, जिसमें स्पष्ट लिखा था कि बद्री प्रसाद जी को शाखा प्रबंधन के स्तर पर नियुक्ति और बदलाव का अधिकार है। रणदीप को यकीन नहीं हुआ। उसने फौरन बैंक के रिकॉर्ड विभाग से पुष्टि की और जैसा उसने पढ़ा था, सब कुछ सच निकला। जिस बुजुर्ग को सबने नजरअंदाज किया, वही तो असल मालिक निकले। रणदीप ने फौरन इन दस्तावेजों की एक कॉपी तैयार की और उन्हें एक फाइल में संजोकर मैनेजर रजनीश सिंह के पास पहुंचा। रजनीश अब भी किसी अमीर क्लाइंट से बात कर रहा था, बड़ी बड़ी स्कीमें समझाते हुए। रणदीप ने कहा, सर, ये फाइल देख लीजिए। ये उसी बुजुर्ग ग्राहक की है जिन्हें आपने आज सुबह अपमानित कर बाहर भेज दिया था। रजनीश ने चिढ़ते हुए फाइल ली और जैसे जैसे पढ़ता गया, उसके चेहरे का रंग उड़ता गया। ये कैसे हो सकता है? वो बुदबुदाया। क्लाइंट जो सामने बैठा था, उसने भी पूछा, मैनेजर साहब, क्या सब ठीक है? लेकिन रजनीश के पास अब कोई जवाब नहीं था। वह अब तक खुद को राजा समझ रहा था, लेकिन असली राजा तो वो बुजुर्ग था जिसे सबने गरीब समझकर अनदेखा कर दिया। अगली सुबह वही समय, 11:15। राजस्थानी ग्रामीण बैंक की शाखा में माहौल कुछ अलग था। कल की घटना अब तक कुछ कर्मचारियों के बीच कानाफूसी बन चुकी थी, पर किसी को भी अंदाजा नहीं था कि आज क्या होने वाला है। दरवाजा खुलता है। बद्री प्रसाद मीणा जी फिर से अंदर दाखिल होते हैं, लेकिन इस बार उनके साथ है एक प्रभावशाली व्यक्ति जो पूरा सूट पहने हुए है, हाथ में लेदर का ब्रीफकेस और आंखों में रौब साफ नजर आता है। वह व्यक्ति था अरविंद जोशी, बैंक के मुख्य क्षेत्रीय अधिकारी, जोनल ऑफिसर। जैसे ही दोनों अंदर आए, बैंक का माहौल जैसे थम सा गया। हर कोई उन्हें देखने लगा। कविता, जिसने कल उन्हें झिड़का था, झेप कर सिर झुका लेती है। रजनीश सिंह को जैसे किसी ने ठंडी बर्फ में डुबो दिया हो, उसकी सांसें तेज हो जाती है। बिना कुछ कहे बद्री प्रसाद जी सीधा रजनीश सिंह के केबिन की ओर बढ़ते हैं। रजनीश खुद बाहर आकर उन्हें रोकने की कोशिश करता है। बाबा जी, मैं माफी चाहता हूं। मुझे नहीं पता था कि आप। बद्री प्रसाद, शांति से लेकिन सख्ती के साथ, जानना जरूरी नहीं होता बेटा, समझना जरूरी होता है। कल तुमने मुझे मेरे कपड़ों से परखा, मेरी उम्र से आकलन किया, अब भुगतो उसका नतीजा। अरविंद जोशी आगे बढ़ते हैं और एक फॉर्मल नोटिस रजनीश को सौंपते हैं। रजनीश सिंह, आप इस बैंक की शाखा प्रबंधक की जिम्मेदारी से तुरंत हटाए जा रहे हैं। आपकी स्थानांतरण रिपोर्ट तैयार है। पूरे बैंक में सन्नाटा छा गया। बद्री प्रसाद जी ने रणदीप को बुलाया और कहा, तुमने इंसानियत और जिम्मेदारी को समझा। मैं चाहता हूं कि अब तुम इस शाखा के नए प्रबंधक बनो। रणदीप एकदम हैरान रह गया। मैं, लेकिन हां, तुम। बद्री प्रसाद जी ने मुस्कुराकर कहा, बैंक को ऐसे लोगों की जरूरत है जो इज्जत देना जानते हैं, पहचान से नहीं, व्यवहार से। रणदीप की आंखें भर आईं। पूरे स्टाफ ने तालियों के साथ उसका स्वागत किया। पूरे बैंक में तालियों की गूंज अब एक नए अध्याय की शुरुआत बन चुकी थी। रणदीप चौहान, एक साधारण ईमानदार कर्मचारी, अब इस शाखा का नया मैनेजर बन चुका था, और वह भी सिर्फ अपनी इंसानियत, सम्मान भाव और कर्तव्य निष्ठा के बल पर। रजनीश सिंह, जो कल तक खुद को राजा समझता था, आज चुपचाप खड़ा था, सिर झुका हुआ, आंखों में शर्म। उसने फिर एक बार बद्री प्रसाद जी के सामने हाथ जोड़ दिए। साहब, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई। बद्री प्रसाद जी ने उसकी तरफ देखा और कहा, माफी तब मिलती है जब इंसान खुद से लड़कर बदलने की ठाने। इस बार तुम सजा समझकर सीख लो। तुम्हें ट्रांसफर किया जा रहा है एक गांव की शाखा में, जहां तुम शायद समझ सको
कि इज्जत कमाई जाती है, मांगी नहीं जाती। फिर उन्होंने पूरी शाखा को संबोधित करते हुए कहा, आज से इस बैंक में कोई भी ग्राहक उसके कपड़े, बोलचाल या पहचान से नहीं आंका जाएगा। यहां हर व्यक्ति बराबर है, चाहे वो किसान हो या कारोबारी, बुजुर्ग हो या युवा। कविता, जो कल उन्हें तिरस्कार से देख रही थी, अब शर्म से सिर झुकाए उनके पास आई। बाबा जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपकी सादगी को कमजोरी समझ लिया। बद्री प्रसाद जी ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, गलती हर कोई करता है बेटी, लेकिन अगर उससे कुछ सीखा जाए तो वो अनुभव बन जाती है। उस दिन के बाद उदयपुर की यह बैंक शाखा सिर्फ एक बैंक नहीं रही, वह बन गई सम्मान और इंसानियत की मिसाल। ग्राहकों का व्यवहार बदल गया, कर्मचारियों की सोच बदल गई, और सबसे बड़ी बात, बैंक की पहचान बदल गई। बद्री प्रसाद मीणा समय समय पर बिना बताए बैंक आते रहे, कभी ग्राहक बनकर, कभी एक आम इंसान की तरह, ताकि यह सुनिश्चित कर सके कि कोई और बुजुर्ग, कोई और आम इंसान फिर से अपमानित न हो। कभी किसी को उसके कपड़ों, उम्र या चाल से मत आंकिए। असली पहचान इंसान के संस्कारों और व्यवहार में होती है, न कि उसके पहनावे में।